नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे, मूविंग अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरा आर्टिकल हिंदू का ही टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। ये वाला आर्टिकल हम बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। 2023 में यानी अगले साल इंडिया की जनसंख्या हो जाएगी 140 करोड़। 1947 में जितनी हमारी जनसंख्या थी ना, उससे 4 गुना ज़्यादा। 1947 में हमारी जनसंख्या कितनी थी? 34 करोड़। अभी देखो, हम पॉपुलेशन ग्रोथ में जो स्टेजेस होते हैं ना, तीसरे नंबर की स्टेज पे हैं। आप ये स्लाइड देखिए, आज के समय में हमारे देश की पॉपुलेशन ना तीसरे स्टेज पे है, यानी अब स्टेबल हो रही है। चौथी स्टेज में जब हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ एंटर करेगी, तब तो पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ने के बजाय। आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं। 1990 में चाइना की पॉपुलेशन थी 114 करोड़ और इंडिया की 86 करोड़ के आसपास। लेकिन देखो, पिछले 30 सालों में चाइना ने जहां अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी की सहायता से अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लिया और इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चाइना की पॉपुलेशन 2022 में है 142 करोड़ और इंडिया की 141 करोड़। अगले साल हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। 2050 जब आएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 166 करोड़ के आसपास और उस समय चाइना की पॉपुलेशन होगी सिर्फ 131 करोड़। आज के समय में इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 17.5% है। देखो, पिछले 75 सालों की जर्नी में ना, मतलब आज़ादी मिले 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, काफ़ी बदलाव आ चुका है पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में। 1960s में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से ऊपर थी पर ईयर, लेकिन 2025 आते आते इंडिया की पर ईयर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो 1% के आसपास हो जाएगी। लेकिन बहुत समय लगा पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। अब देखो, बेशक टोटल फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास है, पॉपुलेशन हमारे देश की स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन अभी तो फिर यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी लेकिन कम गति से बढ़ेगी। 2064 तक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। एक अनुमान के अनुसार 2064 तक हमारी पॉपुलेशन होगी 170 करोड़, उसके बाद फिर कम होनी स्टार्ट होगी। पिछले ही साल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया था, जिसके अनुसार अब हमारे देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, 2 पहुंच गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट का 2 पहुंचना मतलब देखो, ये तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी कम है। जब देखो फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पर पहुंच जाती है ना, यानी 2.1 हो जाती है, तो उसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाती है तो इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। पॉपुलेशन तो कुछ और समय के लिए बढ़ती रहती है, लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ना, वो स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे इंडिया की अभी फर्टिलिटी रेट 2 हो गई है, ऐसा नहीं है कि अभी जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की उतनी ही रहेगी, नहीं, ग्रोथ स्टेबलाइज हो गई। पॉपुलेशन तो थोड़ा और समय के लिए बढ़ती रहेगी, फिर कम होना स्टार्ट होगी। वैसे देखो, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था ना 1950s में, उस समय टोटल फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास थी और अब 2 हुई है। अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट रिलेटिवली ज़्यादा है। जैसे देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय। रीजन्स ये हैं, यहाँ पर ना अभी भी इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा होती है। 5 से कम एज में
बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है, तो इसलिए पेरेंट्स की टेंडेंसी रहती है ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया जाए, क्योंकि डर ये है कुछ बच्चों की तो डेथ हो जाएगी जैसे जैसे वो बड़ा होंगे। पुराने समय में यही तो सोच होती थी, तभी तो पुराने समय में ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग। एक दिक्कत और भी है, ये जो राज्य है ना जहाँ पर अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में ना महिलाओं की ना अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में से बहुत कम है, मतलब वो अपने फैसले खुद से नहीं ले पाती। तो राइटर पॉइंट यहां पर रेज करते हैं कि अगर देखो सोसाइटी में वुमन का स्टेटस नहीं इंक्रीज किया जाता है ना, तो फिर ये जो राज्य है जहां पे अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा ही रहेगी। जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो बदलाव नहीं आ पाएगा। इसके बाद राइटर कहते हैं अगर देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल, मतलब काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा। देखो आज के समय में ना हमारे देश में वर्किंग एज लोगों की जो परसेंटेज है ना वो है 65%, यानी बहुत कम लोग हमारे देश में डिपेंडेंट्स हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अब आने वाले जो 25 साल हैं, आपको पता ही है 2070 तक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ना यूं कह लीजिए 30-35 साल हैं, हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। इवन एल्डर्स की जो जनसंख्या है ना वो तो अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। एल्डर्स अगर बढ़ेंगे तो मतलब डिपेंडेंट्स बढ़ेंगे, तो फिर जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम हमेशा बात करते हैं ना वो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। तो अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे पहला तो देखो इंडियन लेबर फोर्स में ना महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, सिर्फ 1/4 महिलाएं ही एम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, जो एजुकेशनल अटेनमेंट है ना वो भी अच्छी नहीं है हमारे देश में, मतलब आउटकम अच्छी नहीं है। कॉलेजेस से जब स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलते हैं तो उनके अंदर ऐसी स्किल नहीं होती कि उनको रोजगार मिल सके, फर्दर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अब सोच के देखिए कितना रिसोर्स का वेस्टेज है कि एक पर्सन 3 साल ग्रेजुएशन करके निकलता है लेकिन कुछ ऐसा नहीं सीख पाता कि उसकी जॉब लग जाए। फिर 3 ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित, तब जाके उसको रोजगार मिलता है। तो 3 साल फायदा क्या हुआ फिर कॉलेज में? देखो आप बोल सकते हो कि कॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है रोजगार, कॉलेज का मतलब सीखना भी है, वो सब चीजें देखो हैं, मैटर करती हैं। कॉलेज में बंदा सीखता है बहुत कुछ, लेकिन जो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज में पढ़ने का, ये चीज सरकार को समझनी ही होगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश के यूथ में ना, बेसिक स्किल्स का अभाव है। इस वजह से वो एम्प्लॉयबल कम है, मतलब जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी तो देखो जॉब आसानी से लग जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आज के समय में ना, आप रूरल एरियाज़ में खास करके जाके देखिए, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड कॉलेज से जब स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं तो रूरल एरियाज़ में जॉब देखो वैसे ही नहीं होती, ज़्यादातर जॉब्स अर्बन एरियाज़ में होती हैं। उनको कितनी दिक्कतें आती हैं रूरल एरियाज़ में। अब देखो काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता और उनके पास में ऐसी स्किल भी नहीं है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है शहरों में। अगर वो माइग्रेट नहीं करते हैं तो गांव में वो बेचारे बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं। हर किसी के पास में तो कैपिटल नहीं होता अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज राइटर बोलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो एक बड़ा चैलेंज है। 1951 में देश में सेक्स रेशो थी 946 फीमेल पर 1000 मेल। हमारे देश के बारे में ये प्रचलित है, यहाँ पे सन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन काफ़ी होते हैं, सरकार के बैन लगाने के बावजूद चोरी छुपे सिंडिकेट चलते रहते हैं सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन से संबंधित। हालांकि देखो 1981 के बाद से सेक्स रेशो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुई है। 2011 में सेक्स रेशो पहुंची 943 फीमेल पर 1000 मेल, और 2022 में अब जो नया सेंसस डिले हो चुका है कोविड-19 की महामारी के कारण, इसका रिजल्ट जब आएगा तो उम्मीद है सेक्स रेशो मिलेगी 950 फीमेल पर 1000 मेल। देखो ये बड़ी शर्म की बात है, जितनी लड़कियां पूरे वर्ल्ड में मिसिंग है ना,
अपने सेक्स की वजह से, यानी जिनको मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो लड़की हैं, 1/3 तो इंडिया में होती मिसिंग है। मतलब टोटल मान लीजिए वर्ल्ड में ऐसी गर्ल्स जो मिसिंग है उनकी संख्या है 142 मिलियन, तो इंडिया में आंकड़ा है 46 मिलियन, यानी हर 3 में से एक ऐसी लड़की इंडिया में है। तो सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना ये सरकार के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। अदरवाइज देखो, राइटर कहते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं सोसाइटी में इसके कारण। जैसे हरियाणा जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे सेक्स रेशो काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे जब लड़कों को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती तो फिर ब्राइड को परचेज करके लाया जाता है ऐसे इलाकों से जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। आपने तो सुना ही होगा, जैसे बंगाल से, असम से, कई बार यहाँ से ब्राइड को परचेज करके लाया जाता है। बहुत ज़्यादा दुखद बात है, कड़वी भी है लेकिन सच है। वैसे देखो, अगर दूसरे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो अचीवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी 133, यानी कि 1000 में से 133 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही। 2020 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है 27, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 1951 में 250 थी, तो ये कम होकर 41 हो चुकी है। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब 1 लाख में से कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते वक्त, ये 1940s में 2000 थी, तो 2019 में आते आते सिर्फ 103 हो चुकी हैं। लेकिन कुछ और दिखते हैं, जैसे अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है, हर तीसरा बच्चा जिसकी एज 5 से कम है वो स्टंटेड है, यानी एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 101वां है 116 देशों में से, और ये तब है जब हमारे देश में इतना ज़बरदस्त पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इतनी ज़बरदस्त मिड डे मील स्कीम है जो अच्छे अच्छे देशों में भी नहीं है। डिजीज़ पैटर्न की बात करें, देखो पिछले 75 सालों में हमने काफ़ी फोकस किया है कम्युनिकेबल डिजीज़ पर, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आज के समय में देश में टोटल जितनी डेथ्स होती है ना, मोर देन 62% तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। जैसे देखो डायबिटीज़, आज के समय में हमारे देश में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, और टोटल जितनी डेथ्स होती हैं ना वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की वजह से 25% से ज़्यादा तो इंडिया में ही होती हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ्स होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती हैं। और वैसे देखो, इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा पुअर है। सरकार सिर्फ 1 से लेके 1.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ पर खर्च करती है, दूसरे देशों की अपेक्षा करती है काफ़ी कम है। लास्ट में अब कंक्लूजन में राइटर बोलती हैं, इंडिया देखो एक यंग नेशन है, अभी भी 50% पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जिनकी एज 25 से कम है। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, एल्डरली जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या भी अब इंक्रीज होगी। 2050 आते आते एल्डरली लोगों की जो पॉपुलेशन है ना एल्डर्स की, वो 12% तक पहुंच जाएगी। तो 2050 के बाद एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगी। इसलिए अभी से हमें इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए उनके लिए, ताकि उस समय जब एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तब दिक्कत ना आए। तो इसके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, पेंशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कुल मिला के अब कह सकते हो कि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने आप हो ही रही है, लेकिन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए सरकार पहले से तैयारी करके रखे, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मूविंग अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेररिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जैसे मोहम्मद जो एक आतंकी संगठन है, उसके एक आतंकवादी हैं राउफ असगर, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं। जो मसूद अजहर नहीं है जिनको छुड़वाया गया था एक विमान को अपहरण करके, उनके छोटे भाई हैं ये राउफ असगर
हुआ क्या, इंडिया इस टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 कमेटी में लिस्ट करवाना चाहता था। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में से 14 मेंबर्स ने इंडिया का साथ दिया, लेकिन चाइना ने अपनी वीटो का यूज कर लिया और इस आतंकवादी को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी की लिस्ट में नहीं करवाया जा सका, मतलब टेररिस्ट डेजिनेट नहीं करवाया जा सका इस आतंकवादी को। अब देखो, ये एक और कांटा है इंडिया और चाइना रिलेशंस में। एलएसी पर विवाद है, आपको पता है। 16 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकला है। अभी भी इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं वो आमने सामने हैं। ये कौन है? राउफ असगर। यूपीएससी पूछने नहीं वाली है किसी भी कीमत पर। ये मसूद अजहर का छोटा भाई है। IC-814 विमान को अपहरण किया गया था ना, सारी प्लानिंग इसी ने की थी। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसमें भी इसका रोल था। बस इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है इस टेररिस्ट के बारे में, बायोग्राफी नहीं पढ़नी ना हमें। तो अब देखो, इस आर्टिकल में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इंडिया चाइना, दूसरा टेररिज्म। इंडिया चाइना रिलेशंस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना ना बार बार आतंकवादियों को डेजिनेट होने से रोकता है। जैसे मसूद अजहर को डेजिनेट करने की बात आई थी, तब भी चाइना बार बार रोड़ा अटकाता था। चाइना को पता है टेररिज्म इंडिया के लिए एक बहुत सीरियस इशू है। इतने लोगों की जाने जाती हैं कश्मीर में, दूसरे हिस्सों में इतने हमारे जवान शहीद होते हैं, तो ये इशू इंडिया के लिए काफ़ी इमोशनल है। बट चाइना इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को समझता नहीं है। अब हाल ही में मैरीटाइम स्फीयर में भी दोनों देशों के बीच टकराव देखने को मिला। चाइना का एक सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट पर आने वाला था, तो इंडिया ने क्लियर कर दिया कि ये शिप नहीं आना चाहिए आपके पोर्ट पर चाइना का। तो इस पर दोनों में टकराव देखने को मिला। कोविड-19 के बाद बायलैटरल ट्रेड तो रिकवर कर रहा है, लेकिन चाइना की जो कंपनीज है ना, ये ओप्पो वगैरह, इनके ऊपर इंडिया की एजेंसीज की काफ़ी रेड्स देखने को मिली, ईडी की और इनकम टैक्स की। तो अब देखो, चाइना और इंडिया के रिलेशंस में ना ट्रस्ट जो है ना काफ़ी कम है। 2 महीने पहले एक और टेररिस्ट हैं जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, ये लश्कर तोयबा का है, डिप्टी चीफ है। इसको भी चाइना ने डेजिनेट होने से रोक दिया था। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया को देखो कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेररिस्ट है ना, मक्की है या फिर असगर है, इनको टेररिस्ट डेजिनेट करवाना सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में, कमेटी का नाम है 1267 कमेटी। अब देखो, कई बार ना इस प्रकार की कमेटीज़ के नाम यूपीएससी पूछ लेती हैं कि 1267 सैंक्शन कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल की किससे संबंधित है, तो टेररिस्ट को डेजिनेट करने से संबंधित है। तो क्या करना चाहिए इंडिया को? इंडिया को देखो ज़्यादा से ज़्यादा देशों का सपोर्ट हासिल करना चाहिए ताकि चाइना पर एक प्रेशर बने। अभी सिक्योरिटी काउंसिल में तो 14 देशों ने इंडिया का साथ दिया, सिर्फ चाइना ने विरोध किया इंडिया का, लेकिन चूंकि चाइना के पास वीटो पावर है तो इंडिया कुछ नहीं कर सका। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जिन टेररिस्ट को डेजिनेट करवाना है उसमें कोई अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल ना कर सके, और टेररिस्ट डेजिनेट करवाने का जो प्रोसीजर है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। नेक्स्ट, ओपन डायलॉग भी स्टार्ट किए जा सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को कन्विंस करवाया जा सकता है कि देखो भैया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बेशक डिसाइड कर लिया है कि आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, लेकिन आप इस प्रकार से आतंकवादियों को शरण देते रहोगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो इस प्रकार से संवाद स्टार्ट किया जा सकता है पाकिस्तान और चाइना के साथ। हालांकि देखो, बहुत ज़्यादा ही आइडियलिज्म वाला ये पॉइंट है, कहना आसान होता है। संवाद तो पाकिस्तान के साथ न जाने कितनी बार स्टार्ट किया ही है इस इशू पर, लेकिन ये पाकिस्तान के हित में है। आतंकवादियों को शरण देना, वो इंडिया को तोड़ना चाहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं समझता पाकिस्तान चीज़ें। ये नहीं सोचता वो कि इस चक्कर में पाकिस्तान खुद ही पूरी तरह से तबाह हो रहा है। जैसे तालिबान का एग्जाम्पल लीजिए, तालिबान को उसने सपोर्ट किया, लेकिन तालिबान जब से सत्ता में आया है, तहरीक तालिबान कितना एक्टिव हो गया है पाकिस्तान में। यूं कह रहे हैं कि स्वात वैली में, तो पाकिस्तान की जो स्वात वैली है ना, उसमें तो तहरीक तालिबान के जो आतंकवादी हैं ना, एक बड़े एरिया पर उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है। पहले तो पाकिस्तान सीधा सीधा बोल देता था कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो इंडिया के पक्ष में है, इसलिए इंडिया की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाती हैं।
लेकिन जब से तालिबान सत्ता में आया है, टेररिज्म और ज़्यादा बढ़ गया है। अब पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। तो इंडिया की तो कोशिश यही होनी चाहिए, ये सारे जो आतंकवादी हैं, चाहे मक्की हो या फिर असगर हो, जो भी हैं, ये इनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और इन्होंने इंडिया के खिलाफ जुर्म किया है तो इनको जस्टिस पर लाया जाए। ये इंडिया की कोशिश होनी चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। संविधान के आर्टिकल 246 यानी 246 के अनुसार पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पुलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस जारी करें, रूल्स जारी करें और पुलिस फोर्सेस को रेगुलेट करें। इंडियन पुलिस एक्ट्स ऑफ 1861, ये जो एक्ट है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दूं। ये जो एक्ट आया था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। और कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो कंटेक्स्ट उस समय बिल्कुल अलग था। आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। उस समय देखो, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस समय कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए, और पुलिस में भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस एक्ट के अनुसार पुलिस के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। एक छोटे हवलदार के पास या फिर छोटे सब इंस्पेक्टर के पास, इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती। सारी की सारी जो पावर हैं पुलिस फोर्स में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स के पास होती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति आई थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा पुलिस फोर्स में स्ट्रॉन्ग हायरार्की होनी चाहिए, जैसे मिलिट्री में होती है। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया था। लेकिन ये एक्ट आज भी चेंज नहीं किया गया है। हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। पुलिस के मेन काम है क्या, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं, उन सब चीजों को इनलिस्ट किया गया था ओरिजिनली इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। लेकिन देखो, समय के अनुसार पुलिस की कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्सपेंड हुई और कुछ ड्यूटीज को बदला भी गया। तो मोर रिसेंट लिस्ट, यानी पुलिस के आज के समय में मेन काम क्या है, उनको आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे, उसके बाद दंगों को कंट्रोल करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट्स, वीआईपी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस के मेन ये 6 काम हैं। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हायरार्की किस प्रकार से होती है। देखो, अब इश्यूज की बात करते हैं कि पुलिस फोर्स जो है हमारे देश में आज किस प्रकार के इश्यूज से जूझ रही है। सबसे पहला इश्यू तो यही है, जो जिस एक्ट की हमने बात की, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, बहुत पुराना हो चुका है। इवन दूसरे एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो एक्ट्स हैं जिनके बेस पे पुलिस फोर्स चलती है, ये सारे एक्ट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन आवश्यक बदलाव नहीं लाए गए हैं समय के अनुसार इन एक्ट्स में। दूसरा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है पुलिस फोर्स में। पुअर एंड इनएडिक्वेट पीसीआर, पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पब्लिक एंड कम्युनिटी रिलेशंस। हमारे इंडिया में ना जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी के बीच, नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। आमतौर पे पब्लिक वास्ता पढ़ने पे भी घबराती है पुलिस स्टेशन में जाएं या ना जाएं, जबकि दूसरे देशों में इतना खौफ नहीं होता पुलिस का। तो हमारे देश में जो पीसीआर है यानी पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हैं बहुत ही ज्यादा खराब और इनएडुकेट हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरबर्डन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस पे देखो बर्डन बहुत ज्यादा है, इस वजह से पुलिस जो अपना मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इन कामों पे पुलिस फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बात न माने तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर राजनीतिक लीडर्स के दबाव में काम करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। उसके बाद पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को।
उसके बाद पॉइंट आता है ऑब्सोलीट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यानी देखो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा। देखो बेशक मुखबिर पे डिपेंड करने की जो नीति है वो सही है, लेकिन आज तो चीजें चेंज हो चुकी है ना। आज सोशल मीडिया का यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा और जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा, तो पुलिस को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, उनको दुरुस्त बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी का अभाव भी देखने को मिलता है पुलिस फोर्स में। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती पुलिस फोर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि बर्डन जो है पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी स्टाफ की कमी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं पुलिसमैन के लिए। इस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो नहीं आ पाता पुलिस फोर्स में। उसके बाद करप्शन, कोलिजन, एक्सटॉर्शन एट डिफरेंट लेवल, ये सब देखने को मिलते हैं पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली में। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ कोलिजन देखने को मिलता है। इवन पुलिस कई कई जगह पे एक्सटॉर्ट भी करती है लोकल वेंडर से। दिल्ली में आप देख सकते हो जैसे लोकल जो वेंडर्स होते हैं रेडी वाले, उनसे हर महीने पैसे लिए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये सब एक नेक्सस देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में पुलिस कई बार ये शिकायत करती है, हम अगर अच्छे से केसेस को इन्वेस्टिगेट करें तो भी जो आरोपी है वो छूट जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स अच्छे नहीं होते। हम तो एक बेस्ट केस बना के दे सकते हैं, बाद में तो वकील को, सरकारी वकील को केस लड़ना होता है कोर्ट में, लेकिन सरकारी वकील अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। और देखो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही कोशिश नहीं की गई पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। बहुत बार कोशिश की, बहुत कमेटीज भी गठित की गई। कुछ कमेटीज के नाम आप देख लीजिए जो गठित की गई पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स आई, बार बार शायद 8 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। और उसके बाद गौर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, ये आई थी 1971 से 73 के बीच। उसके बाद रिबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 1998 में आई थी। पद्मनाभैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में आई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2000-2001 में आई थी। और 2001 से 2003 के बीच कमेटी गठित की गई थी मलिमत कमेटी ऑन पुलिस, मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी कमेटीज गठित की गई थी और इन कमेटीज के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए थे। तो उन रिफॉर्म्स का एसेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी कमेटीज के द्वारा कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से बोली गई, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंट रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट कर दीजिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो बिजी रहती है लॉ एंड ऑर्डर में, इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी जो क्राइम्स हो चुके हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि पुलिस डिपार्टमेंट्स सभी ऑफेंसेस को रजिस्टर करें। मतलब कोई भी पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेके, उस शिकायत को रजिस्टर जरूर किया जाए। और काफ़ी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, ये कह के कंप्लेनेंट को लौटा देते हैं कि जो ये केस है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत पर एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो केस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो एक पुलिस स्टेशन के द्वारा उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंप्लेनेंट को वापस नहीं लौटाया जाए खाली हाथ। उसके बाद कई बार पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है या फिर रेप के आरोप लगते हैं, तो अगर ऐसी केसेस सामने आते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस पर। उसके बाद प्रिवेंटिंग पुलिस टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर को रोकने के लिए काफ़ी सारे कदम सुझाए गए थे वेरियस कमिटीज़ के द्वारा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसा रिकॉर्ड करने के बजाय पुलिस क्या कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करें, यानी विटनेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाएं पुलिस के द्वारा, और उन फैक्ट्स की एक जो कॉपी है वो विटनेस को दी जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन से डील करने के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा आरोप लगता है कि एससी और एसटी एट्रोसिटीज 1989 एक्ट के तहत जो केसेस आते हैं उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा, और वीकर सेक्शंस को न्याय देने के लिए जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नहीं दिखती। तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए वीकर सेक्शंस की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में ये इंश्योर किया जाए कि वुमन की संख्या ज़्यादा हो। अभी सिर्फ देखो एवरेज के तौर पे
वुमेन की संख्या पुलिस फोर्स में है सिर्फ 1.79%, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पुलिस फोर्स में वुमेन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाएं विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे, कौन से 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। देखो 1996 में 2 फॉर्मर डीजीपी गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसी केस में बाद में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए इन 7 डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। कौन से वो 7 डायरेक्टिव्स थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद डीजीपी का जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। एसपी और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो भी 2 सालों का होना चाहिए, क्योंकि देखो एसपी हो, एसएचओ हो, डीजीपी हो, इनको डर यही लगता है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पॉलिटिकल दबाव में आ जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल फिक्स होगा 2 साल का तो इनको डर नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन और लैंड ऑर्डर का जो फंक्शन है, पुलिस दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए ताकि क्राइम्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी अच्छे से हो सके और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो भी पुलिस ठीक से कर सके। 5वें नंबर पे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप किया जाए। 6ठे नंबर पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जनता की जो शिकायत है पुलिस के अगेंस्ट उन शिकायतों को रजिस्टर करवाया जाए रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास। और सबसे लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को 2006 में। केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी केटी थॉमस की अध्यक्षता में, जो जज थे, कि आप देखिए क्या हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो केटी थॉमस की कमेटी ने यह कहा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल ना देना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती हैं, कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करती हैं, यानी कि वर्किंग डीजीपी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई डीजीपी रिटायर हुआ, उसके बाद नंबर किसी और का है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी फेवरेट ऑफिसर को डीजीपी के पद पर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसे एक बार के लिए वर्किंग डीजीपी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है? एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, दूसरा कभी भी हटाया भी जा सकता है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना मार सकती है। वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार 2 साल का कार्यकाल देना जरूरी है डीजीपी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग डीजीपी को यह कह के हटा सकती है कि आप तो सिर्फ वर्किंग थे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई तरीका खोज लेती हैं ताकि इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट ना करना पड़े और इनको अवॉइड किया जा सके। अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से आदेश दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई डीजीपी है उनके स्टेट में और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 3 महीने के बाद, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाएगा और यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 ऑफिसर्स के नाम सुझाएगी और उन 3 में से एक ऑफिसर को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अब डीजीपी को अपॉइंट करते वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है तो डीजीपी को रिटायर होने से 3 महीने पहले ही उनको प्रपोजल भेजना होगा यूपीएससी को। यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 नाम सुझाएगी और उन 3 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट करना होगा। तो इस प्रकार से देखो हमने पुलिस रिफॉर्म से संबंधित बेसिक्स डिस्कस कर लिए है। देखो अब आज के आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है मीरन चड्डा के द्वारा, ये पुणे की पुलिस कमिश्नर रह चुकी हैं। ये कहती हैं, देखो जहां एक तरफ सेंट्रल एजेंसीज को मजबूत किया जा रहा है जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस को एज ए इंस्टीट्यूशन अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में देखिए क्या होता है, लोकल पॉलिटिशियन अपनी पसंद से पुलिस एसएचओ को नियुक्त करवाते हैं कि वो मेरी पसंद का होना चाहिए, और अगर देखो वो पुलिस इंस्पेक्टर सब कुछ सही कर देगा तो फिर लोकल एमएलए या फिर एमपी के पास कौन जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन के लिए, यानी मदद मांगने के लिए। तो इसलिए जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी पसंद के पर्सन को नियुक्त करवाते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में, और वो
पुलिस एसएचओ या फिर इंस्पेक्टर रेगुलरली फॉर एग्जांपल हर मंथ पैसे देके आता है लोकल पॉलिटिशियन को, और ये पैसा पुलिसमैन कहां से इकट्ठा करता है आपको भी पता है। लोकल जो रेडी वाले होते हैं उनको मार के पीट के ट्रेडर से, या फिर लोकल बार ओनर है, बिजनेसमैन है, उनसे ये पैसा पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाएगा, दोनों से पैसे ले लिए जाएंगे, एक्यूज से भी और विक्टिम से भी। तो इस प्रकार से पुलिस पैसा कमाती है। लोकल जो बीट कांस्टेबल होता है उसका काम होता है देखना, नजर रखना कि क्राइम तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बीट कांस्टेबल का काम अब इतना रह गया कि रेगुलरली यानी हर हफ्ते या फिर हर महीने पैसा इकट्ठा करना लोकल वेंडर से और जो भी बिजनेस फर्म्स है उनसे, ये पैसा रह गया बीट कांस्टेबल का। मतलब ये काम रह गया है। सोच के देखिए पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन कितना खत्म हो चुका है हमारे देश में। ना अच्छी ट्रेनिंग है, और वेलफेयर की बात हम करते हैं कि जनता को सर्व करना, कामकाज के तरीके में सर्विस तो जैसे दिखती ही नहीं है। कई बार बस अगर किसी को पोस्टिंग देनी हो तो मीडिया मैनेज किया जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ पुलिसमैन जो है ज़्यादा हिट हो जाते हैं। एक्चुअली ये खुद फॉर्मर पुणे कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है पुणे की, तो ये कहती हैं कि ये सब पीआर होता है। न्यूज़पेपर में 2-3 खबर छपवा दी कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर काफ़ी अच्छा है, अपने काम के लिए जाना जाता है, और 2-3 वीडियो वायरल करवा दिए, सब पीआर होता है। जनता की आंखों में ना धूल झोंकने का एक तरीका होता है। बाद में फिर उस पुलिस ऑफिसर से अपनी पसंद के काम करवा दिए जाते हैं। यूपी का एक पुलिस ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके बच्चे ना वीडियो शेयर करते रहते हैं। वो वीडियो नहीं शेयर करते, वो पीछे बॉलीवुड का गाना चला देते हैं और वैसा ऐसे मतलब वो वीडियो शेयर होते थे। और बाद में खबर आई कि उस पुलिस ऑफिसर ने ना 40-45 लाख रुपए दिए अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। तो राइटर कहती हैं कि पुलिस की ना इंस्टीट्यूशन की आत्मा जैसे मर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके देखो सैकड़ों पुलिस इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बिना रिश्वत लिए दिन रात इस इंस्टीट्यूशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की बदौलत थोड़ी बहुत जो मामूली सी इज्जत बची है ना पुलिस की, वो आज भी कायम है। मतलब राइटर तो नेगेटिव नोट पे ही छोड़ देती हैं कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पुलिस फंक्शनिंग से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।